हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे ही होंगे। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त दीपांशी प्राशर हाजिर हूँ एक और हॉरर स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है द अनहोली। आप सभी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए एंड शुरू करते हैं द अनहोली की हॉरर यात्रा। मूवी की स्टार्टिंग सन 1845 के एक सीन के साथ होती है, जिसमें कुछ लोगों ने प्रीस्ट के साथ मिलकर एक लेडी को पेड़ से बांधकर लटकाया हुआ था। फिर वे लोग उस लेडी के फेस पर एक मास्क लगा देते हैं और उसको जिंदा ही जला देते हैं। एंड उनमें से एक प्रीस्ट उस लेडी की आत्मा को एक डोल में कैद कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है, जिसमें जेरी नाम के एक न्यूज रिपोर्टर को दिखाते हैं। जेरी ने झूठी खबरें और कहानियां फैलाकर नाम और पैसा कमाया था एंड इसी तरह की झूठी खबर के केस में फंसकर उसने अपना नेम, फेम एंड जॉब गवा दी थी। और अब उसको तलाश थी एक ऐसी न्यूज की जिसकी वजह से उसको गवाई हुई नेम, फेम एंड जॉब वापस मिल सके। जिसके लिए वो बेनफील्ड नाम की एक जगह पर जाता है, जहाँ पर उसको एक फार्मर की न्यूज कवर करनी थी, बट द न्यूज वाज नॉट अप टू द मार्क एज ही एक्सपेक्टेड। तभी उसको पास के ही एक सूखे पेड़ से कुछ आवाजें आने लगती हैं। एंड बाय द वे, ये वही पेड़ था जिससे लटकाकर उस लेडी को 1845 में जलाया गया था। पास जाकर जेरी देखता है तो उसको पेड़ के अंदर से वही डोल मिलती है जिसमें उस लेडी की सोल को कैद किया गया था। उस डोल को जंजीरों से बांधा हुआ था एंड उस पर एक डेट लिखी गई थी 31 फरवरी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं थी क्योंकि फरवरी में 31 डेज होते ही नहीं हैं। जेरी उस डोल को तोड़ देता है और फार्मर की न्यूज के साथ उस डोल को कनेक्ट करके फिर से एक फेक न्यूज क्रिएट करने की कोशिश करता है। अब रात में बेनफील्ड से जाते टाइम जेरी अपने माइंड में वो स्टोरी क्रिएट ही कर रहा था कि अचानक से सफेद लिबास पहने हुए एक लड़की उसकी कार के सामने आ जाती है, जिसको बचाने की वजह से वो बैलेंस खो देता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो लड़की अनकॉन्शियस माइंड के साथ अकेले चलती ही जा रही थी। ये सब देख के जेरी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। इसके बाद वो लड़की एग्जैक्ट उसी पेड़ के पास जाकर घुटनों के बल बैठ जाती है एंड एक सेंटेंस को बार बार रिपीट करने लगती है, दैट मेरी आत्मा तुम्हारी होगी। अब जेरी उससे पूछता है क्या वो ठीक है एंड उसके शोल्डर पे हाथ लगाता है। तब अचानक वो लड़की जेरी की तरफ देखती है और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है। अब जेरी उस लड़की को उठाकर चर्च की तरफ लाता है, जहाँ पर उसको फादर हैगन मिलते हैं। यहाँ आकर जेरी को पता चलता है कि इस लड़की का नाम एलिस है एंड फादर हैगन उसके अंकल है। अब एलिस का चेकअप कराने के लिए फादर हैगन उनकी फैमिली डॉक्टर नेटली को वहाँ बुलाते हैं। होश में आने के बाद एलिस डॉक्टर नेटली के साथ साइन लैंग्वेज में बात कर रही थी। ये सब देखने के बाद जेरी वॉज क्वाइट कंफ्यूज्ड, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उसने एलिस को बोलते हुए सुना था। अब एलिस की बोलने वाली बात जेरी नेटली से बताते हैं, जिस पर नेटली कहती है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एलिस जन्म से ही सुन और बोल नहीं सकती। अब क्योंकि जेरी की कार का एक्सीडेंट हो गया था तो नेटली ही उसको एक पास के होटल तक ड्रॉप कर देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जेरी अपनी कार को एक गैरेज में रिपेयरिंग के लिए छोड़ देता है और खुद चर्च चला जाता है। चर्च में प्रेयर चल रही थी और वहाँ पर फादर हैगन, डॉक्टर नेटली एंड एलिस भी मौजूद थे। तभी अचानक एलिस को एक आवाज सुनाई देती है और एलिस एक पजेस्ड स्टेट में आकर उस आवाज के पीछे पीछे बाहर की तरफ चल देती है और चर्च में मौजूद सभी लोग एलिस को फॉलो करते हुए उसके पीछे चलने लगते हैं। अब एलिस उसी पेड़ के पास जाकर रुक जाती है और वहाँ पर उसको एक चमकती हुई रोशनी में एक सोल नजर आती है। इसी के साथ वहाँ फादर हैगन, जेरी और बाकी सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी एलिस बोलती है कि यहाँ मैरी की सोल है जो कि उनको कल यहाँ फिर से इकट्ठा होने के लिए बोल रही है। एलिस को बोलता हुआ देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि एलिस बचपन से ही सुन और बोल नहीं सकती। अब जेरी अपनी पुरानी कंपनी की एक ऑफिसर मोनिका को कॉल लगाते हैं और उनको इस कहानी के बारे में बताते हैं।
लेकिन मोनिका जेरी की कहानी पर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि पहले ही कंपनी को जेरी की फेक न्यूज की वजह से बहुत बदनामी हो चुकी थी। अब उसी रात जेरी को एक डरावना सपना आता है, जिसमें एक पुराने घर के सामने नदी बह रही थी और उस नदी के अंदर से एक इविल स्पिरिट निकलती है और जेरी पर हमला कर देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग एलिस से मिलने के लिए चर्च के सामने बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिनमें एक फिजिकली चैलेंज्ड बच्चा भी था। अब एलिस उस बच्चे को मैरी में अपनी श्रद्धा रखने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो बच्चा चलने लग जाता है। इस मिरेकल को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को विश्वास हो जाता है कि ये मदर मैरी का ही काम हो सकता है। अब जेरी इस न्यूज को रिकॉर्ड करता है, जो कि हवा की तेजी की तरह चारों तरफ फैल जाती है। साथ ही यहाँ चर्च के अंदर रखे मदर मैरी के स्टैचू की आंखों से खून के आंसू निकलते हुए दिखाते हैं, जिससे ये बात तो साफ थी कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा था। इस न्यूज के वायरल होने के बाद बोस्टन से बिशप गिल्स आते हैं, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराते हैं। अब बिशप गिल्स ये बताते हैं कि इससे पहले भी मदर मैरी को कई जगह पर देखा गया है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड मदर मैरी के 3 श्राइन्स हैं, जहां लाखों लोग डेली विजिट करते हैं। अब इन तीनों श्राइन्स की तरह बेनफील्ड में हो रहे मिरेकल्स की सच्चाई का पता लगाने के लिए वेटिकन से प्रिस्ट मॉन्सिन्योर भी यहाँ आते हैं। मॉन्सिन्योर के अकॉर्डिंग किसी भी मिरेकल को मिरेकल तभी कंसीडर किया जाएगा जब वो उनकी 3 कंडीशंस को पूरा कर लेगा। पहली कंडीशन, मिरेकल करने वाले व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति का इलाज करना होगा जिसकी बीमारी लाइलाज हो। दूसरी कंडीशन, इलाज तुरंत होना चाहिए एंड तीसरी कंडीशन, इलाज पूरा होना चाहिए। अब यहाँ फादर मॉन्सिन्योर कहते हैं कि वो इस मिरेकल की डीपली जांच करने के लिए मेडिकल साइंस की भी हेल्प लेंगे, क्योंकि उन्होंने इस तरह के कई मिरेकल्स को पहले भी झूठा साबित किया है। अब एलिस की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए फादर हैगन नाखुश थे। उनको ये सब ठीक नहीं लग रहा था। अब फादर हेगन को पेड़ के नीचे वही टूटी हुई डॉल मिलती है जिसको जेरी ने मूवी की स्टार्टिंग में तोड़ दिया था। इसके बाद वही इविल स्पिरिट जिसको जेरी ने अपने सपने में देखा था, फादर हेगन पर अटैक करने ही वाली होती है कि अचानक वहाँ कोई आ जाता है और फादर हेगन की जान बच जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है, जिसमें जेरी एलिस का इंटरव्यू ले रहा होता है। इंटरव्यू के दौरान एलिस एक पजेस्ड स्टेट में चली जाती है और वो जेरी को बताती है कि उसने खुद को मैरी को सौंप दिया है और मैरी चाहती है कि उसकी आवाज लाखों लोग सुने और मैरी पर विश्वास करें। इसके बाद फादर हेगन वहां आकर वो इंटरव्यू बीच में ही रोक देते हैं। साथ ही फादर हेगन जेरी को ये भी बोलते हैं कि जब जब गॉड ने अपना अस्तित्व धरती पर दिखाया है, तब तब शैतान ने भी खुद को ताकतवर साबित करने के लिए वहां कदम रखा है। इसलिए उनको एलिस की फिक्र है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। नेक्स्ट डे हम एलिस को चर्च में गाना गाते हुए देखते हैं और वहां पर जेरी, फादर हेगन और फादर मॉन्सिन्योर भी मौजूद थे। तभी अचानक फादर हेगन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उनको सांस आना बंद हो जाता है। तब एलिस फादर हेगन से खुद को मैरी को सौंपने के लिए बोलती है और मैरी पर विश्वास रखने के लिए बोलती है। फादर हेगन एलिस की बातों पर हामी भरते हैं। इसके बाद एलिस जैसे ही फादर हेगन को छूती है, उनको सांस आने लग जाती है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तभी अचानक उनको एलिस के पीछे वही इविल स्पिरिट की शैडो नजर आती है और उनका शक यकीन में बदल जाता है कि इन सब मिरेकल्स के पीछे मदर मैरी नहीं, कोई इविल स्पिरिट है। अब इस इंसिडेंट के बाद फादर मॉन्सिन्योर की तीनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, क्योंकि फादर हेगन को लास्ट स्टेज लंग कैंसर था और उनके पास कुछ ही दिन बचे थे और एलिस के छूने की वजह से वो एक ही बार में पूरी तरह से ठीक हो गए थे, जिसकी वजह से फादर बिशप बेनफील्ड को मदर मैरी का पवित्र स्थान घोषित कर देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में जेरी और डॉक्टर नेटली को बात करते हुए दिखाते हैं और बातों ही बातों में उस डोल का जिक्र आता है, जिस पर नेटली बताती है कि पुराने जमाने के लोग इस तरह की डोल में एक डिमोनिक सोल को कैद करके इम्पॉसिबल डेट लिख देते थे और धरती में गाड़ देते थे। ये सब सुनकर जेरी थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ऐसी ही एक डोल को तोड़ दिया था। इसके बाद जेरी डॉक्टर नेटली के साथ वॉक करते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है जो कि उसने अपने सपने में देखी थी। वहां पहुंचकर उसको फिर से उसी इविल स्पिरिट का विजन आता है।
अब जेरी को भी फादर हेगन की तरह इन मिरेकल्स पर शक होने लगता है। इधर फादर हेगन को चर्च में एक डायरी मिलती है जो कि 1845 के एक प्रीस्ट की थी। उस डायरी को पढ़कर फादर हेगन को इन मिरेकल्स के पीछे की सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो काफी शॉक्ड हो जाते हैं। एंड सच्चाई पता चलने के बाद वो इविल स्पिरिट फादर हेगन को कैसे जिंदा छोड़ सकती थी। मीनवाइल वो फादर हेगन को लटकाकर मार देती है। फादर हेगन की डेथ के बाद एलिस बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन वो फिर भी जेरी से उसका इंटरव्यू लेने के लिए बोलती है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे मैरी ने ही बोला था। इंटरव्यू के दौरान जेरी बोलता है कि फादर हेगन का ऐसा मानना था कि जहाँ भगवान का अस्तित्व होता है वहाँ शैतान भी अपना कदम जरूर रखता है, तो हो सकता है इस सब के पीछे शैतान का ही हाथ हो। ये सब सुनकर एलिस वापस से पोजीशन वाली स्टेट में चली जाती है और कहती है कि मैरी पर शक मत करो, शक आस्था को कमजोर करता है और मैरी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। सडनली एलिस का इस तरह से बदला हुआ बिहेवियर जेरी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था और वो अपने रूम में जाकर एलिस का वो इंटरव्यू रिवाइंड करके देखता है। वीडियो में जेरी को फिर से वही डिमोनिक सोल नजर आती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। अगली सुबह फादर हेगन की फ्यूनरल में सभी लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन जेरी डॉक्टर नेटली को लेकर चर्च के 1845 के रिकॉर्ड्स तलाशने में लग जाता है। तभी उनको फादर प्रेस्कोट की वही वाली डायरी मिलती है जो कि फादर हेगन को मिली थी। अब इस डायरी से उनको मैरी नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है जो कि शैतान को पूजती थी। उसके पास कई जादुई शक्तियां भी थी जिससे वो बीमार लोगों को भी ठीक कर सकती थी, एग्जैक्ट एलिस की तरह। मैरी चाहती थी लोग उस पर विश्वास करें और बदले में वो उन लोगों की सोल पर कब्जा कर लेती थी और जो भी कोई उसके खिलाफ जाता था उसका बहुत बुरा हश्र होता था, जैसा कि फादर हेगन के साथ हुआ था। मैरी से पीछा छुड़ाने के लिए एक दिन सभी लोग मिलकर उसको चर्च के सामने पेड़ से बांध देते हैं और उसके फेस पर वर्जिन मैरी का मास्क लगाकर उसको जिंदा ही जला देते हैं एंड उसकी सोल को एक डोल में कैद करके उसी पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं। एंड जिस दिन जेरी ने उस डोल को तोड़ दिया था उस दिन मैरी की सोल भी आजाद हो गई थी एंड वो फिर से एलिस के जरिए लोगों में अपने प्रति विश्वास जगाकर उनकी आत्माओं पर कब्जा करना चाहती है। इधर एलिस मैरी के कहने पर फादर हेगन की फर्नल पर ही एक बड़े जश्न का ऐलान कर देती है ताकि मैरी के प्रति लोगों की आस्था और ज्यादा गहरी हो सके। ये सब देखकर फादर मेंसिन्योर को बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है। तभी मैरी की इविल स्पिरिट नेटली और जेरी पर अटैक कर देती है, बट वे दोनों किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद जेरी वो डायरी लेकर फादर बिशप और फादर मेंसिन्योर के पास जाता है और मैरी की सारी सच्चाई बताता है। अब यहाँ फादर बिशप हंसकर कहते हैं कि उनको ये सब सच्चाई पहले से ही मालूम थी एंड यहाँ वो एक क्लियरली ग्रेडी व्यक्ति की तरह बात करते हैं जो कि चाहता है कि यहाँ पर एक मदर मैरी का श्राइन बने ताकि लाखों लोग यहाँ विजिट करने आए और चर्च के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो। फादर मेंसिन्योर को भी ये सब बातें सुनकर बहुत शॉक लगता है क्योंकि उनको भी ये सब बातें नहीं पता थी। अब जेरी बिशप से कहता है कि मैरी की इंटेंशन बहुत सारे लोगों के मन में अपने प्रति आस्था जगाकर उनकी आत्माओं पर कब्जा करने की है एंड इसीलिए एलिस ने ये जश्न ऑर्गेनाइज कराया है, तो उनको किसी भी तरह ये जश्न रोकना होगा। लेकिन बिशप ऐसा करने से क्लियरली मना कर देते हैं। अब जेरी मैरी के बारे में और ज्यादा छानबीन करने के लिए चर्च जाता है जहां उसको मैरी का एक कन्फेशन मिलता है। उस कन्फेशन के अकॉर्डिंग मैरी का एक बेटा भी था जिसको पैजिट फैमिली ने पाला था। कन्फेशन में आगे लिखा होता है कि उसने शैतान से डील की थी कि वो अपनी ब्लड लाइन के जरिए हमेशा जिंदा रहेगी। इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि एलिस पैजिट उसी की वंशज थी और इसीलिए उसने उसको पजेस्ट किया था। ये सब बातें जेरी नेटली को फोन पर बता रहे होते हैं कि तभी वहाँ मैरी की इविल स्पिरिट आ जाती है और जेरी पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी वहाँ फादर मोन्सिन्योर आ जाते हैं और वो अपने होली वर्ड्स के जरिए मैरी की इविल स्पिरिट को वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद तीनों मिलकर मैरी की आत्मा को फिर से डोल में कैद करने का प्लान करते हैं, लेकिन तभी यहाँ मैरी की इविल स्पिरिट आ जाती है और फादर मोन्सिन्योर को उन्हीं की होली मैच स्टिक से जलाकर मार देती है। इधर फादर बिशप ने एलिस के साथ मिलकर एक बहुत बड़े जश्न का इंतजाम किया था जिसको हजारों लोग इकट्ठा होकर देख रहे थे, जिससे मैरी की शक्तियाँ और बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ जेरी यह बात समझ गया था कि मैरी को अगर रोकना है तो लोगों के मन से उसके प्रति आस्था को हटाना होगा, जिसके
इसके लिए जेरी एंड नेटली जश्न वाली साइट पर चले जाते हैं और वहां जाकर जेरी बोलता है कि यहाँ कोई मिरेकल नहीं हुआ है। वो कहता है कि एलिस का बहरापन समय के साथ ही ठीक हो गया था एंड वो बच्चा प्लासिबो इफेक्ट के कारण चल पाया। वो लोगों से कहता है कि अपनी श्रद्धा गॉड में रखो, ना कि किसी मिरेकल में। ये झूठी कहानी उसने अपना नेम एंड फेम वापस पाने के लिए बनाई थी, जबकि ये सब कुछ सच था एंड वो ऐसा केवल मैरी से लोगों की आस्था हटाने के लिए कह रहा था। एंड लोगों को उसकी बात पर विश्वास हो जाता है क्योंकि ऐसी झूठी खबरें उसने पहले भी फैलाई थी। अब मैरी एलिस से कहती है कि वो लोगों से उनकी आत्माएं मैरी को सौंपने को कहे, नहीं तो वो उसकी सुनने और बोलने की शक्ति फिर से छीन लेगी। ये सुनकर एलिस को भी विश्वास हो जाता है कि ये मदर मैरी नहीं हो सकती एंड वो भी जेरी के सपोर्ट में बोलने लगती है। अब जैसे ही लोगों का विश्वास मैरी पर से टूटता है, वो गुस्से से तिल मिलाकर उस पेड़ से बाहर निकल आती है एंड सबसे पहले फादर बिशॉप को मारती है क्योंकि वो अपनी आत्मा पहले ही मैरी को सौंप चुके थे। इसके बाद वो जेरी पर भी हमला कर देती है और जैसे ही वो जेरी को मारने वाली होती है तभी एलिस बीच में आ जाती है, जिसमें एलिस की जान चली जाती है एंड एलिस के मरते ही मैरी की इविल स्पिरिट भी वैनिश होने लगती है। इट वॉज टू स्केरी फ्रेंड्स। इस तरह उनको मैरी की आत्मा से तो छुटकारा मिल जाता है, लेकिन जेरी एलिस की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि एलिस की मौत का कारण वो खुद को ही समझ रहा था एंड वो पहली बार सच्चे और साफ मन से गॉड से प्रे करता है कि वो एलिस को जिंदा कर दे और वाकई ही चमत्कार होता है एंड एलिस जिंदा हो जाती है, लेकिन उसकी सुनने और बोलने की शक्ति पहले की तरह चली जाती है। विच मीन्स एलिस के ऊपर से अब मैरी का कर्ज हट चुका था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मूवी के एंड में फिर से मदर मैरी की आंखों से खून के आंसू निकलते हुए दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब तो आप समझते हो ना। एंड यही मूवी का एंड हो जाता है। स्टोरी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।